बैक टू माइक्रोप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में। और एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि एनर्जी क्या होती है। सो थर्मोडायनामिक्स का आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो किस तरीके से डिफाइन की गई है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी कि हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट नहीं की जा सकती है। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, साथ ही साथ हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, एक फॉर्म से हमेशा किस में बदल जाएगी, दूसरी फॉर्म में बदल जाएगी, ठीक है। क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट्स ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। सो अगर मैं साइंस से भी अलग थोड़ी सी एक माइथोलॉजी पे जाऊँ, मतलब अपने रिलीजनस व्यू पे जाऊँ, तो हम चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम एनर्जी को हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम हमेशा जो भी हम गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिनको भी पूछते हैं, उनको हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं कि उनको भी हमेशा कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, और वो हर एक फॉर्म में है लाइफ की, ठीक है, वो हर एक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाते रहते हैं। सो सेम क्या है, रिलीजन में जो गॉड हैं वही साइंस में क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मैं कनेक्ट कराऊँ साइंस को किसके साथ, एनर्जी के साथ, मतलब साइंस को रिलीजन के साथ, ठीक है, तो मुझे जो कॉमन चीज़ वहाँ पर मिलेगी वो क्या मिलेगी, एनर्जी, ठीक है। दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। साइंस में कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर एनर्जी ना हो, सेम रिलीजन में भी कुछ भी पॉसिबल ना हो अगर गॉड ना हो। सो इसी के साथ मैं शुरू करूँगी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बारे में। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो जानेंगे। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नेचर में जो ह्यूमंस की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, उन्हें एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं ये यूज़ हो रहे हैं किसके लिए, ह्यूमंस की एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए, या किसी की भी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं बेसिक लैंग्वेज में, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, किसी की भी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो क्या होंगे, हमारे एनर्जी रिसोर्सेज। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो क्या कर रहा है, कंस्ट्रेन कर रहा है किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को किसी भी कंट्री की, वो क्या होती है कि उसकी कंट्री में कितनी ज़्यादा एनर्जी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है एनर्जी की, तो उससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ब्रॉडली जो एनर्जी है वो ये टाइप कौन से एनर्जी के, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि जो एनर्जी की दो टाइप हैं वो क्या है, यस, ब्रॉडली जो हमने डिवाइड किए हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या क्या आएगा, ट्रेडिशनल में आएंगे फॉसिल फ्यूल्स हो गए जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, ठीक है। नेक्स्ट फायरवुड, नेचुरल गैसेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जीज, ठीक है। और क्या क्या होंगे साथ में, नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज में क्या क्या आएंगे, इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल पावर एंड बायोमास एनर्जी, यहाँ पे भी क्या आएगा, एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग भी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो किसके कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज हुए हैं, 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज हुए हैं, ठीक है। पहला है हमारा रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और दूसरा कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल या फिर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। पहले हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल के बारे में। सो ये कौन से हैं, विच कैन बी जनरेटेड कंटिन्यूसली इन नेचर, यानी कि जो क्या हो रहा है नेचर में लगातार क्या होते रहते हैं, यस, बनते रहते हैं, जनरेटेड होते रहते हैं, आर इनएग्जॉस्टेबल। जैसे कि यहाँ पर सोलर एनर्जी, यानी कि अगर आपने एक बार सोलर एनर्जी क्या होती है, जो हमें सूरज से आने वाली लाइट होती है उसके थ्रू, जैसे कि आप देख रहे हैं सोलर कुकर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, सोलर लाइट्स बनाई जाती हैं। सो ये क्या आएंगे, सोलर एनर्जी में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनएग्जिस्टेबल होते हैं, यानी कि एक बार अगर हमने यूज़ भी कर लिया तो ये ख़त्म नहीं होंगे,
ठीक है। ऐसी विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी होगी, हाइड्रो पावर होगी, बायोमास एनर्जी होगी, बायोफ्यूल हो गया, जियोथर्मल एनर्जी होगी, ये सारी किस में आती हैं? रिन्यूएबल या फिर इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी में आती हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। इन्हें हम क्या कहते हैं? साथ ही साथ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, और इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं इन एंडलेस मैनर। ठीक है। सोलर एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो लगभग क्या होता है? अनलिमिटेड होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि इंडिया में। ठीक है। इसी के साथ साथ जो विंड एनर्जी होती है वो अवेलेबल होती है अबंडेंस में, क्योंकि हवा हमेशा चलती रहती है, जैसे कि कोस्टल एरियाज हो गए, है ना, हिली रीजन्स हो गए। ठीक है। बट जो सोलर पावर है या विंड एनर्जी है, ठीक है, ये क्या होंगी? हमेशा यूटिलाइज नहीं हो पाती, स्पेशली इन कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो एक्यूट शॉर्टेज जो होती है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो अभी भी क्या देख रही हैं? ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें वो क्या कर रही हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही हैं इनको यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इसमें क्या आएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो हम एक्यूमुलेट करते हैं, कहाँ से? मतलब एक्यूमुलेटेड होते हैं जो किसमें? नेचर में, और इनका क्या होता है? यस, बहुत ज़्यादा लाइफ स्पेन, मतलब अपना बहुत ज़्यादा लाइफ स्पेन करने के बाद उसके बाद क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है? नेचर में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जैसे कि धरती के नीचे आप देखते रहते हैं कि पेट्रोलियम क्या रहता है? हमेशा इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेनिश्ड व्हेन एग्जॉस्टेड, यानी कि अगर एक बार निकाल दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं पेट्रोल इतना कम होता जा रहा है, और एक बार हमने धरती के नीचे से पेट्रोल निकाल करके यूज़ कर लिया, उसकी बाइक चला दी, तो क्या आप दोबारा पेट्रोल बना सकते हैं एकदम से? नहीं पॉसिबल है वो। इसकी एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स जैसे कि यूरेनियम एंड थोरियम, तो इनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एनर्जी क्राइसिस। अब आप देख रहे हैं कि एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है। इसी वजह से एनर्जी का क्राइसिस भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो एनर्जी क्राइसिस का यहाँ पर क्या मतलब है? एनर्जी कीप्स अ लिवलीनेस ऑफ इकोसिस्टम बाय कंडक्टिव बायो जियोकेमिकल साइकिल, यानी कि जो एनर्जी है वो हमेशा हमारे इकोसिस्टम में बनी रहती है। कैसे? बायो जियोकेमिकल साइकिल के थ्रू, यानी कि ऐसे साइकिल जिसमें क्या होता है? यस, बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और एक चीज़ जैसे कि वाटर है मान लेते हैं, ठीक है, वाटर जब मैंने आपको वाटर सोर्सेज के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बायोजियोकेमिकल साइकिल बताया था वाटर का, कि वो कैसे बारिश के थ्रू कहाँ जाता है? लैंड्स में जाता है, प्लांट्स के थ्रू ज़मीन में जाता है, और ज़मीन से जो भी लैंडफील्ड्स होती हैं या फिर तालाब होते हैं उनके उनमें क्या होता है? वो उड़ जाता है वहाँ से सूरज की हीट की वजह से, और वापस से जाके कंडेंसेशन के थ्रू क्या बनाता है? बादल बनाता है, और वही बादल क्या हो जाता है? बरस के वापस से बारिश बनाते हैं। तो ये हमेशा बदलते रहते हैं। ऐसे ही क्या होता है? जितनी भी एनर्जी क्राइसिस, जो भी एनर्जी है वो हमेशा खुद को रीस्टोर करती रहती है इन्वायरमेंट में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल के। विकीपीडिया एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं एनर्जी क्राइसिस को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? एन एनर्जी क्राइसिस इज एनी सिग्निफिकेंस बोटलनेक इन द सप्लाई ऑफ एनर्जी रिसोर्स टू एन इकोनॉमी, यानी कि ये क्या है? एक सिग्निफिकेंस बोटलनेक है किसमें? सप्लाई करने के लिए किसको? एनर्जी रिसोर्सेज को किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है। जो एनर्जी क्राइसिस है ये तब होता है जब क्या हो रहा है? कोई भी कंट्री में क्या हो रहा है? यस, कंट्री हैज़ अ ग्रेट नीड ऑफ फ्यूल, यानी कि कंट्री को बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बट डज नॉट हैव इनफ ऑफ आइदर और बोथ, यानी कि बट इनमें से कोई भी एक भी चीज़ इनके पास नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है टू अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कराने के लिए। या दूसरी भाषा में बोले तो एनर्जी क्राइसिस क्या है? सोसाइटी वाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यानी कि पूरी सोसाइटी की सभी लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि किसकी वजह से हो रही है? कंस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी की वजह से, यानी कि जो एनर्जी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, लीडिंग टू डिमिनिश्ड अवेलेबिलिटी एंड इंक्रीज प्राइस टू कंज्यूमर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? उनका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अब आप देख रहे हैं पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, खपत उसकी क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है,
इफ़ एन इकोसिस्टम स्टार्व्स फॉर एनर्जी, यानी कि एक इकोसिस्टम को अगर एनर्जी की स्टार्व्स है यानी कि उसके लिए भूखा है, इट इज़ सेड टू बी एनर्जी क्राइसिस ऑफ दैट इकोसिस्टम, यानी कि अगर हमारे आसपास हमें इकोसिस्टम में क्या चाहिए, हमें एनर्जी की नीड है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि एनर्जी की कमी है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी का क्राइसिस हुआ है, एनर्जी की कमी आई है हमारे इकोसिस्टम में। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स टू ओवरकम द एनर्जी क्राइसिस, यानी कि एनर्जी क्राइसिस को कैसे कम किया जा सकता है। यहाँ पर पहला है टू रिड्यूस डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि हम पेट्रोल पर जितना ज़्यादा आजकल डिपेंड हो गए हैं उसको कम किया जाए, जो कोल है उसको रिप्लेस किया जाए, ठीक है, किससे, जो पेट्रोलियम फ्यूल थर्मल पावर स्टेशंस में, ठीक है। इसी के साथ जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर हो गया, वाटर हो गए, टाइडल हो गए, जियोथर्मल सोर्सेज हो गए, इन सब को क्या करना चाहिए, ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। हाइड्रो पावर को, न्यूक्लियर पावर को, इन सब को भी ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हम जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सकें, ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें एज़ कम्पेयर टू किसके, एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज के। नेक्स्ट, जो इफेक्टिव स्टेप शुड बी टेकन, ठीक है, यानी कि एक इफेक्टिव स्टेप होना चाहिए जिसकी वजह से क्या पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा रिसोर्स क्या होंगे, कंज्यूम होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें अपने ग्रोथ को भी कंट्रोल करना चाहिए। ग्रोथ से हमें मतलब है पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहिए। ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ सोलर ऑफ पावर स्टेशन बी यूटिलाइज एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि ज़्यादा ऑप्टिमम कैपेसिटी के क्या होना चाहिए, पावर स्टेशंस यूज़ करनी चाहिए, और जो वेस्टेज है एनर्जी की उसको काफ़ी हद तक रोकना चाहिए। जैसे कि आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं कि वाटर को वेस्ट ना करें, ठीक है, या पेट्रोल है आप कहीं नहीं जा रहे तो अपना इंजन बंद करके रखें, तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें से हम कुछ अमाउंट में तो बदल सकते हैं ना। नेक्स्ट है, जो गवर्नमेंट है उसको ऐसे ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराने चाहिए जिससे हम सब्सिट्यूट कर सकें किसको, फर्नेस ऑयल को, ठीक है, कैसे, कोल इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो इंडिया है उसमें जो कोल इंडस्ट्री है वो क्या है, इज बीइंग ग्रेड गियर्ड अप बाय मीट द कॉन्सिक्वेंट शार्प इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है कोल इंडस्ट्री में, ठीक है। इसी के साथ साथ जो रिकॉग्नाइजेशन है ओल्ड माइंस का, ठीक है, इनकी ओल्ड माइंस ढूंढनी चाहिए, उसमें क्या क्या न्यू मेथड्स होने चाहिए, यानी कि जो माइंस हमें ऑलरेडी मिल रही हैं जिसमें पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स को डेवलप करना चाहिए, ठीक है, न्यू माइंस को डेवलप करना चाहिए, ठीक है, और उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी होना चाहिए प्लांट्स का, ठीक है। ऐसी मशीनरी यूज़ करें जो कंट्रीब्यूट करें रैपिड ग्रोथ इन कोल प्रोडक्शन, यानी कि सपोज ये एक ज़मीन है जहाँ से क्या मिल रही है, माइन, हमें यहाँ पर माइनिंग करनी है और यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, पेट्रोल मिलने वाला है, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि हम पेट्रोल बना सकें, ठीक है, न्यू माइंस डेवलप कर सकें जिसमें पेट्रोल बन सके, ठीक है, या फिर और भी चीज़ें बन सकें। नेक्स्ट है, विद दिस versatility of application and ease of transport over long distance, the importance of electricity as a source of energy should be increased, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, कब, जब क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, कहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस में, ओके। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको एनर्जी रिसोर्सेज का हाफ यूनिट कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।